अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बासित अली। आज हमारे होस्ट दानिश साहब थोड़ा बिजी हैं तो वो आज नहीं है। और आज हमने अपने साथ बहुत ही पुराने हमारे क्रिकेटर, मेरे साथ तो नहीं खेले, मेरे बाद खेले, लेकिन टीवी शो में अभी मेरे साथ बैठे थे पीएसएल में, अब्दुल रऊफ। हमने आज इन्हें इनवाइट करा है। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल रऊफ भाई, वालेकुम सलाम बासुद भाई। कैसा है? सब खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बता के आजकल बॉलिंग हो रही है या नहीं हो रही है? बासुद भाई बॉलिंग तो चल ही रही है। वो पीछे जो मास्टर सुपर लीग हुई थी रावलपिंडी में, वो भी खेला था। अच्छा, तो बॉलिंग थोड़ी बहुत ही चलती रहती है। चलो अच्छी चीज है। आप अपने आप को बिजी रखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। रऊफ, आज आपको पता है मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 3 साल पहले स्टार्ट करा था, फिर बंद कर दिया था, अब दोबारा स्टार्ट करा है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि आपकी बहुत गहरी नजर होती है पाकिस्तान क्रिकेट पे। क्या वजूहात हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो हमारे यहाँ आई, हमें हरा के चली गई? असूलन तो कराची टेस्ट मैच भी जीत गए थे, लेकिन जो बाबर आजम ने वहां पे 196 करे थे और मैच को बचा लिया था, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में ढाई ढाई दिन में टेस्ट मैच हार रही है और बहुत आराम से हार रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? इसमें बासुद भाई, जिस तरह आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जो जब तक आपकी इंटेंशन क्लियर ना हो आपके क्रिकेट बोर्ड की, तो उस वक्त तक आप पॉजिटिव रिजल्ट ले नहीं सकते। आप देखें कि जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के टूर पर आई तो उस वक्त एहसान मानी और वसीम खान का दौर था। तो उन्होंने भी बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे कि हम बड़ी पॉजिटिव पिचेस बनाएंगे और पॉजिटिव क्रिकेट होगी और इस तरह होगी। मगर फिर आपने देखा कि बिल्कुल डेड पिचें बनी और बिल्कुल रोड स्पॉट पिचें बनी जिस पर किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता था। मगर उसके बावजूद जब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही पॉजिटिव और इंतहाई शानदार क्रिकेट खेली और उन्होंने अपने फेवर में रिजल्ट लिए, उसके बाद थोड़ा सा रजीम चेंज हुआ, रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी ग्राउंड में जाकर सारे स्टेडियम में यही दावा किया था कि मैं जो पिचेज हैं अपनी निगरानी में तैयार करूंगा और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होगी, वो बहुत ही यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी वो बड़ी टफ सीरीज होगी और उसमें बड़ा शायकीन को इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। मगर आपने एक दफा फिर देखा कि रिजल्ट वही निकला जो उससे पहले निकला था, कि बिल्कुल स्पॉट पिच बनी रावलपिंडी में और उसको डी नोटिफाई कर दिया। और उसमें भी आपको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुक्रगुजार होना चाहिए, जो बेन स्टोक्स था उनका, कि उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लिया था एक बिल्कुल डेड पिच पर और पाकिस्तान को बहुत स्मॉल एक टारगेट दिया था। मगर हम वो भी अचीव नहीं कर सके और इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत गया। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने जो जो डी नोटिफाई पॉइंट है वो कैंसिल कर दिया, और पाकिस्तान के हक में फिर फैसला दिया कि पिच वो बेहतर थी क्योंकि उस पर रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था, इस वजह से हम इसको डी नोटिफाई नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो अब तक हमारी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी। अभी आपने इंडिया की बात की है तो इंडिया में देखें कि उनकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। उनको पता कि जो उनके स्पिनर्स है वो डोमिनेट करेंगे और जो ऑस्ट्रेलियन है वो स्पिनर्स के खिलाफ कभी भी इतना अच्छा नहीं रहे सब कॉन्टिनेंट में। तो आप देखेंगे अश्विन और जो जडेजा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और दोनों टेस्ट मैचेस में रिजल्ट उन्होंने बरामद किया है। तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड है उसके इंटेंशन क्लियर नहीं होगी, आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। रऊफ, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है ना कि इंडिया को 3 मैच टेस्ट मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड अपना टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल खेलने के लिए, तो उन्होंने शायद इस तरह की पिचेस बनाई हो। एक चीज, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वहां का कप्तान है रोहित शर्मा, और आप ये देखें स्पिन पिच बनाने से उनकी बैट में सिर्फ शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई है, बाकी विराट कोहली से भी नहीं हुए, पुजारा से भी नहीं हुए, राहुल से भी नहीं हुए, सूर्य कुमार और अपना अय्यर से भी नहीं हुए। लेकिन हमारे जो जो होम सीरीज हुई उसमें बैट्समैनों ने रन्स पे रन्स करे। आप देखें इमामुल हक ने, अब्दुल्ला शफीक ने, अजहर अली, अपना बाबर आजम, रिजवान, अभी जो न्यूजीलैंड से सीरीज है उसमें सरफराज, सऊद शकील, सब ने रन्स करे लेकिन रिजल्ट नहीं आए। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इसमें, जैसे आपने एहसान मानी साहब का नाम लिया या रमीज राजा साहब का नाम लिया, ये भी तो हो सकता है कि जो टीम मैनेजमेंट हो उनकी अप्रोच, या हमारे जो एक पूल होता है मैनेजमेंट के साथ, कप्तान, वाइस कप्तान, सीनियर प्लेयर, उनकी सोच डिफेंसिव हो शायद इस वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली बासित भाई। और देखिए जिस तरह आपने बात की है कि जो ऑस्ट्रेलिया, वो उनकी बिल्कुल जो इंग्लैंड की इंडियन टीम है उसकी इंटेंशन क्लियर थी। वो अपने रन पर नहीं गए,
उन्होंने जो इंडियन टीम थी उसके मुफाद को सामने रखा कि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं किसी तरीके से तो हम ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और वो भी जीत सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल जो स्पिन ट्रैक है वो तैयार किए हैं और उस पर जो उनके स्पिनर्स हैं उन्होंने हेल्प आउट किया। नो डाउट कि इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल करते रहे, मगर उसके बावजूद जो एक दो ने इनिंग खेली है उन्होंने इंडिया को जितवा दिया। मगर अब पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा, आपने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है और आपका भी एक्सपीरियंस भी है, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो कभी भी डेड ट्रैक से भागे नहीं थे। ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो टेस्ट सीरीज से जान छुड़ाकर भाग गए। अब देखें कि आपको भी इतना लंबा अरसा हो गया इस फील्ड में, जब कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो वो इतनी जल्दी रिकवर करके एक सीरीज के बाद वापस नहीं आता है। इंजरी जब भी होती है वो लॉन्ग टर्म इंजरी होती है, वो 5-6 महीने से पहले सही नहीं होती। मगर ये किस किस्म की इंजरी है कि जो टेस्ट सीरीज में हुई है आपको उसने टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया, मगर जैसे ही T20 फॉर्मेट आया या शॉर्ट फॉर्मेट आया आपके सारे फास्ट बॉलर दोबारा फिट होकर वो 2-2 3-3 ओवर के लिए बिल्कुल सुपर फिट हो गया और वो अभी PSL भी खेल रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट मुख्तलिफ लीग्स में भी खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका मेंटल साइड है वो बहुत ज्यादा वीक है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वो खेलना नहीं चाह रहे लॉन्ग फॉर्मेट, उन्होंने अपने आप को सेफ किया हुआ है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। और हमारा अगर पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देख ले तो हम कभी भी हमने स्पिनर्स के सर पे इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं किया, चाहे डेड पिचे हैं या फ्लैट पिचे हैं, हमारे हमेशा फास्ट बॉलर्स ने ही हमें आउट करके दिए और टेस्ट मैचेस जितवाए हैं। तो एक तो ये चीज बहुत ही क्लियर थी कि हमारे फास्ट बॉलर भाग गए, तो इस वजह से हमें वो रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। दूसरा, जहां तक आपने मैनेजमेंट की बात की है तो बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट थी उनके भी बिल्कुल क्लियर नहीं था माइंडसेट। उन्होंने भी एक से जो दूसरी सीरीज है उसमें उसी तरह की पिचेस तैयार की हैं, फिर वो रिजल्ट पर नहीं गए, बिल्कुल वो डिफेंस पर गए हैं और किसी किस्म का उन्होंने रिजल्ट लेना नहीं चाहा। हालांकि उनके सामने भी यही था कि अगर वो ये सीरीज जीत जाते इंग्लैंड वाली, होम सीरीज थी, वो जीत सकते थे तो वो भी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल के तक जा सकते थे। मगर मेरा ख्याल है कि उनकी भी ये तरजीहात नहीं थी, वो किसी न किसी तरीके से अपनी वो सीटें वगैरह बचाना चाहते थे, अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे ड्रा करके। तो इसको वो इसलिए वो पाकिस्तान को भी कास्ट करके गिर गया और डिफेंसिव जो अप्रोच थी उसने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया और पाकिस्तान सीरीज हार गया। जो आपने रऊफ अभी बात की है ना कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इंजरी की वजह से बाहर हो गए, ये चीज मुझे इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर आ रही है कि उनके कप्तान भी वापस चले गए, हेजलवुड उनके फास्ट बॉलर के वो भी वापस चले गए, मिचेल स्टार्क जो थे वो भी अनफिट रहे 2 टेस्ट मैचेस में और वार्नर भी चले गए। क्या ये साइकी जो आप हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स की, क्या ये साइकी ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ भी हो रही है इंडिया में? बादशाह भाई उनके साथ नहीं हो रही, क्योंकि उनके साथ इसलिए नहीं हो रही कि जो देखें हेजलवुड है या मिचेल स्टार्क है, वो ज्यादातर इनकी जो अगर जो कमेंस है अगर इनकी विकेटें उठाकर देख लें और स्ट्राइक रेट देख लें तो इन्होंने नए बॉल के साथ स्ट्राइक किया हुआ है। इन्होंने रिवर्स स्विंग पर कभी भी विकेटें नहीं ली उतनी जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर लेते थे। तो अब जब इन्होंने देखा कि जो इंडियन कंडीशंस है वो बिल्कुल नए बॉल को हेल्प आउट नहीं कर रही और हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनके लिए भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं इंजरी के, तो उन्होंने जो अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उनको आगे उन्होंने सेव कर लिया, क्योंकि रिजल्ट अब उनके सामने ऑलमोस्ट आ चुका था। तो वो नहीं चाहते किसी किस्म का एक्स्ट्रा उन पर लोड डालना या कोई रिस्क लेना, तो इस वजह से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि उनको सेव किया। और वो दूसरा, एक तो स्पिन बॉलिंग अटैक उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और दूसरा थोड़ा सा मीडियम पेसर पर लाई किया ताकि वो लंबी बॉलिंग भी कर सकें और रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सके। तो हमारी नेचर उनसे टोटली डिफरेंट है। हमारे फास्ट बॉलर जो है वो इन पिचेस पर वो तो रिवर्स स्विंग से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह भागे हैं, क्योंकि उनको उन्होंने सेफ किया, आप कह सकते हैं। रऊफ, आपने बहुत अच्छी बात बोली रिवर्स स्विंग वाली। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, 90s में जैसे ग्रेट वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, उसके बाद आप आए, उन बॉलर्स में रिवर्स स्विंग का ज्यादा टैलेंट था बनिस्बत आजकल के बॉलर जो हमारे शाहिन शाह अफरीदी हो गए या नसीम शाह हो गए या हारिस रऊफ हो गए या एक मोहम्मद अली बच्चा खेला, मीर हमजा खेला, तो इनके पास वो इतना टैलेंट नहीं है जितना 90s के बॉलर्स के पास था। एक तो उनकी पेस थी और उनकी लाइन बहुत अच्छी होती थी, वो सिर्फ इन स्विंगर नहीं करते थे, पहले आउट स्विंगर पे पक्का करते थे फिर अंदर लाते थे, तो रिवर्स स्विंग उनकी ज्यादा होती थी। या ये बॉलर को मतलब गुण नहीं आते जो मतलब रिवर्स स्विंग करने के, आपका क्या इनपुट है प्लीज? बादशाह भाई इसमें दो चीजें हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि जो हमारे दौर के बॉलर थे या हमसे पहले के थे, उन्होंने बहुत ही लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी
और आपको याद है कि उस जमाने में जो ग्रेज का बॉल इस्तेमाल होता था और उसमें बहुत लंबे लंबे आपको स्पेल करने पड़ते थे। तो ग्रेज में आपको पता है कि जिस तरह सीम थोड़ी सी बाहर होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा अगर डेड पिचे हैं फिर भी नए बॉल के साथ थोड़ा सा आप उसको एडवांटेज लेते हैं। फिर उसके बाद पुराना बॉल आप बहुत लंबा करते हैं, आपकी पूरी बॉडी मैकेनिक्स यूज होते हैं, आपको बॉडी बेड होती है, आपको लंबे लंबे स्पेल करके आपको वो करने आते हैं, रिवर्स स्विंग करनी आती है और आप टैक्टिस सीख जाते हैं। तो जो हमारे आजकल के बॉलर्स हैं बेसिकली उनके एक तो वो लंबे स्पेल कराने के आदी नहीं है। वो T20 क्रिकेट है उसकी बहुतात ने उनको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। वो 2-2 4-4 ओवर के स्पेल करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इस वजह से जब वो लेट में आते हैं तो उनके एक तो जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ होते हैं, जो आपकी बैक है वो बेंड नहीं होती प्रॉपरली, जो आपके ग्लूट और हैमस्ट्रिंग है वो इस काबिल नहीं होते कि उसका लोड उठा सके रिवर्स स्विंग का। तो क्योंकि वो प्रॉपरली उनकी जो बॉडी होती है वो फंक्शन नहीं होती, प्रिपेयर नहीं होते रिवर्स स्विंग के लिए, तो इसलिए वो आगे जाकर कोका बोरा के साथ बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाते हैं। और फिर जब देखा कि आपने दूसरी टीमें वो 600 700 रन कर देती हैं उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक तो जो कल्चर है अपने बॉल का डोमेस्टिक में ये चेंज करना पड़ेगा, ग्रेस के बॉल को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पिचेज हैं वो सपोर्ट करती हैं ग्रेस को, कोका बोरा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगी। ना हम इस तरह की पिचेज यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा जो हमारे बॉलर्स हैं उनको हमें कम अज कम सीजन में 14 से 15 मैचेस फर्स्ट क्लास खिलवाने पड़ेंगे और लंबे स्पेल करवाने पड़ेंगे, अगर उन्होंने टेस्ट मैचेस में कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि इनको रिवर्स स्विंग करवानी आएगी। वैसे इस दफा एक चीज तो है रऊफ के डिपार्टमेंट क्रिकेट का ऐलान हो गया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा शुरू होगी। तो हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि 14-14 15-15 मैच हम लोग को मिले, हमारे बच्चों को, प्लेयर्स को मिले, तो हो सकता है यूज टू हो जाए। जो आपने ग्रेस वाली बात बोली ना, वो बहुत जबरदस्त बात करी। इसी तरह एक ड्यूक का बॉल है जो इंग्लैंड में यूज होता है, अगर वो हमारे डोमेस्टिक में यूज है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि इंडिया में SG बॉल यूज होता है, वो जस्ट लाइक ए ड्यूक का बॉल होता है। इंडिया में देखें कि वो अगर बाल दफा उन्होंने पिचें बहुत ग्रीन तैयार करते हैं, टॉप ग्रीन, और बाल दफा जो उनके स्पिनर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट पिचेस पर और स्पिन विकेटें बनाकर खेलते हैं। तो इस वजह से जो SG का बॉल है उसकी भी थोड़ी सी सिलाई बाहर होती है, तो जो स्पिनर्स हैं उनकी उंगलियों पे प्रॉपर वो एडजस्ट हो जाता है और वो चलाते हैं। हमारे क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन है, हमारे पास हम स्पिन पिचें तैयार कर नहीं सकते, स्वाय कराची में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं स्पिन पिच तैयार कराने की, मगर वो भी बेहतर तरीके से बना नहीं सकते। और ओवरऑल जितना भी बिहेवियर हमारी पिचेस का वो बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट पिचेस पर ना तो आप SG के बॉल कामयाब हो सकते हैं, ना ड्यूक का और ना कोका बोरा का। फ्लैट पिचेस जहाँ पर लो बाउंस होगा और बाउंस कम होगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेज का बॉल इस्तेमाल होगा, ताकि वो इक्वली हेल्प आउट करे आपके फास्ट बॉलर्स को भी, आपके जो स्पिनर्स हैं वो भी ग्रिप कर सकें, उनको थोड़ा सा जो फ्लैट पिचेस हैं उन पर थोड़ा सा स्किट भी मिल सके। तो अगर आप ये दूसरे बॉल का तजर्बा करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान पिचेस पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना ज्यादा सूदमंद होगा, क्योंकि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो सूट करता है ग्रेज के बॉल को। ओके, अच्छा रऊफ, एक चीज आपने देखी 90s में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करती थी, अगर आप देखें इंडिया के मुकाबले में ज्यादा। अब इंडिया के जो फास्ट बॉलर आए जैसे बुमराह है, सिराज है, शामी है, उमेश यादव है, ईशांत शर्मा था, एकदम उनके यहाँ, और अभी उमरान मलिक आया वो भी बड़ा तेज है, तो एकदम इनके पास फास्ट बॉलर की जो बैटरी आई है, क्या इसमें MRF जो एक आपको याद होगा डेनिस लिली साहब ने कोचिंग के लिए वो आते थे, आया उसकी वजह से है, या जो इंडिया की जो NCA में जो राहुल द्रविड़ गया था उसकी वजह से ये फास्ट बॉलर्स आए? आपका इनपुट क्या है प्लीज? देखिए बासित भाई, ये नेचुरल होता है, नेचुरल फिनोमेना कि जब भी कोई आपके पास फास्ट बॉलर एक आ जाए 150 प्लस स्पीड का, तो उसके बाद फिर एक आपके पास एक सिस्टम आ जाता है और जो बच्चे हैं वो उससे इम्प्रेस होना शुरू करते हैं और उसको कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। जिस तरह हमारे दौर में, अगर आपको पता है, अगर वसीम अकरम वकार यूनुस खेल रहे थे, तो हमारा जितना भी 30 या 40 लड़कों का बैच था, हमें पता था कि हम इनको कम्पीट करेंगे तो फिर हमारा कोई चांस बनेगा। तो अगर आपके बॉलर अगर इतनी स्पीड की हो 150 के, तो फिर नीचे कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर हर बच्चा ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से हम इनको कम्पीट कर सकें और पेस आपकी बढ़ती जाती है। तो यही वजह कि बुमराह के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। बुमरान मलिक आ गया, इसके बाद एक दो और बॉलर है, सिराज है, ये सारे बॉलर जो है 145 150 प्लस बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक खुशाइन चीज और एक अच्छा कंपटीशन हेल्थी वहां पर डेवलप हो गया, जिस तरह का कल्चर कभी 90s में पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपना टेस्ट स्टैंडर्ड को बेहतर करना पड़ेगा, तो फिर ही पाकिस्तान के जो रिजर्व है फास्ट बॉलिंग के,
वो कंटिन्यू रह सकेंगे। ये बताएं कि पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं आप या नहीं? जी कर रहा हूँ। अच्छा, एक पीएसएल से पहले एक सवाल ये भी है, अभी बीच में जब टेस्ट सीरीज हमारी खत्म हुई न्यूजीलैंड से, तो एकदम शोर मचा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें। प्लेयर्स में नहीं हुआ, हमारे जो मीडिया है जैसे पेशावर के, पिंडी के, लाहौर के, कराची के, इनमें ये जंग छिड़ी हुई है। तो ये बताएं कि आपका क्या इनपुट है अबाउट बाबर आजम एज अ कैप्टन इन 3 फॉर्मेट्स? देखिए बासु भाई, जब शुरू में बाबर आजम को लाया तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत तरीके से लाया। इस तरह उनको एकदम 3 फॉर्मेट में बगैर तैयारी के कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए थी। और जबकि वो इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थे, ना उनको प्रॉपर इन्होंने फंक्शन किया, ना उनको एजुकेट किया, ना तैयार किया, ना उनको मीडिया हैंडलिंग सिखाई, और उनको इतने बड़े फॉर्मेट में घुसवा दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको फुली बैक किया और उन्होंने कंटिन्यू करवाया तीनों फॉर्मेट में। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा लंबा अरसा उन पे इन्वेस्ट कर दिया, उनको तैयार कर दिया, वो वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम को लीड करके ले गए फाइनल तक, तो फिर उनके बारे में एकदम इस तरह की बात चला देना कि वो इस काबिल नहीं है, उनको निकाल दिया जाए और उनको ये कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। ना तो इसमें इनको एक तरीकाकार, एक वजह इख्तियार करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका जिस पर किसी को कैप्टनसी के लिए लाया जाए, और फिर कौन सा जो एक तरीका जिसको इख्तियार करके किसी को कैप्टनसी से आप निकाल सकते हैं और दूसरे को तैयार कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एकदम मीडिया में शोर मचवा दें कि भाई इसको निकाल दें और इसको ले आए, इसको निकाल दें। इस तरीके से तो मेरा ख्याल है कि मोहल्ले की टीमें नहीं चलती और आप पाकिस्तान की टीम चलाना चाहते हैं। तो अगर आपने उस पर इन्वेस्ट किया है तो आप उसको कंटिन्यू करें, उसको थोड़ा और टाइम दें, और उसके बाद फिर अगर वो नहीं डिलीवर करने में कामयाब होता तो फिर ग्रेजुअली आप अंडर 19 और 18 से अच्छे कैप्टन बिल्ड करें और फिर उनको आस्ता आस्ता ऊपर लाएं। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया बात करी आपने। रऊफ, आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर मैं आपसे पूछूं पीएसएल की 2 या 3 टीम आप बताएं जिन्हें आप समझते हैं कि ये इस दफा कप उठाने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट्स हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अभी अभी आई है। अच्छा, इसमें बासित भाई जो बेस्ट टीम है मेरे ख्याल में, वो जो यंग टीम है जिनकी चॉइस बहुत अच्छी है और जिन्होंने पिक बहुत अच्छी की है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो दूसरी टीम मुल्तान सुल्तान की है, क्योंकि उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आगे जब आपका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो फिर आप किसी भी टाइप पर कोई भी बड़ा अपसेट कर सकते हैं, और आप में 100% एबिलिटी होती है तो कि आप टूर्नामेंट को विन कर सकें और जीत सकें। तो ये 2 टीमें ऐसी हैं कि जिनमें फुली 100% क्रेडेंशियल्स है कि वो ये टूर्नामेंट जीत सकती हैं। रऊफ, आप क्या समझते हैं कि ये टीमें जो 6 हैं इस टाइम पे, अगर ये 8 हो जाए तो ज्यादा अच्छा मुकाबला हो, क्योंकि 6 टीमों में से 4 टीमों ने एक तरह से सेमीफाइनल में आना होता है। आपका क्या इनपुट है कि 8 टीमें होनी चाहिए या 6 ही पे हमें गुजारा करना चाहिए? वास्तव में जितनी ज़्यादा टीमें होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उतनी ज़्यादा बेहतरी होगी। ज़्यादा बच्चे उसमें खपेंगे, ज़्यादा मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी, ज़्यादा लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकेगा, आपको ज़्यादा स्पॉन्सर मिलेंगे और आपकी जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होगी। तो मैं तो कभी भी, जब हमारी आबादी 25 करोड़ है तो आप कम टीमों की तो बात कर ही नहीं सकते। आप जितनी ज़्यादा टीमें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। और अब्दुल रऊफ का फेवरेट बैट्समैन पाकिस्तान का और फेवरेट बॉलर इस टाइम पे कौन है? जी, फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम है और जो फेवरेट बॉलर है वो शाहीन अफरीदी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का फेवरेट बैट्समैन? इंडिया का जो फेवरेट बैट्समैन रोहित शर्मा है, और जो फेवरेट बॉलर हैं वो इस टाइम पर हैं उनके बुमराह। चले रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मुझे और अब्दुल रऊफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।